हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो में क्या है, हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी और एक चीज स्पेसिफिकली डिस्कस की थी कि आपके मार्क्स जो मेंस के अंदर हैं, जो कट ऑफ जा रही है, वो कंसिस्टेंटली रेगुलरली क्यों डिक्रीज कर रही है, उसका कारण क्या है। उसको हमने क्या है अच्छी तरीके से उस वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था कि भी कौन से कारण ऐसे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर रिडक्शन इन कट ऑफ मार्क्स फॉर आरएस मेंस। यानी आरएस मेंस के अंदर जो कट ऑफ जा रही है वो इतनी कम क्यों जा रही है। तो अगर आपको उसको डिटेल में समझना है, स्टडी करना है, तो आप वो वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वैसे भी वो वीडियो आपको डायरेक्ट क्या आप मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं चीजों को दूर करने की, क्या उन्हीं चीजों पर हम अब बात करेंगे भी कौन सी कमजोरियां हम पढ़ चुके हैं, उनको हम दूर कैसे करें। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 300 प्लस मार्क्स आने वाला कोई भी आरएस का एग्जाम्स हो, उसके मेंस में हमें कम से कम 300 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अब ये 300 प्लस आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इवन आप 350 क्रॉस कर सकते हैं और 400 भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो। ठीक है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर वही रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी। क्या रहेगी, कट ऑफ विल बी वेरी लो। और आप ये सोचेंगे कि हमने तो बहुत मेहनत की, हमने सारे काम किए, आंसर्स भी अच्छे लिखे, पर फिर भी हमें मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। दैट्स ऑल। तो इसके बारे में क्या है, हम आज डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। और एक एक पॉइंट को क्या है, देखिए सारे पॉइंट्स हम डिस्कस नहीं कर सकते एक वीडियो में, क्या आप 100 वीडियोस में भी सारे पॉइंट्स डिस्कस नहीं कर सकते। हम कुछ कुछ पॉइंट्स को लेंगे और आज के वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आगे क्या करेंगे, आंसर राइटिंग को करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे। मे बी वंस और ट्वाइस अ वीक कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको देखेंगे भी उनका आंसर आपको कैसे लिखना था, क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी और क्या क्वेश्चन की डिमांड थी, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट को क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है आपकी हैंड राइटिंग। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, इनको क्या है कि आपको डेली अपने जो भी आप मेंस के बारे में बात कर रहे हैं या मेंस का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डेली क्या है आपको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, उसके अंदर डालना है। जब तक आप इसे डेली नहीं डालेंगे तब तक क्या है आपकी ये हैबिट में चीजें नहीं आएंगी। क्या हुआ, हैबिट में ये चीजें नहीं आएंगी। और जब जो चीज हैबिट में नहीं आती है तो आप क्या करते हैं, उस चीज को करते नहीं है। और जब करते नहीं है तो फाइनल स्टेज जब हमारा रियल एग्जाम होता है, वहां पर क्या है हम पे क्या स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस की वजह से भी क्या है आपकी कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मे बी कुछ क्वेश्चंस आपके छूट भी जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि जो आपकी हैंडराइटिंग है, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि आप उसको जमा जमा के लिखिए, क्या है इतना सुंदर लिखिए कि आपने मोती पिरो दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हैंडराइटिंग क्या है, लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए। मोस्टली केसेस में कई बार क्या होता है कि हैंडराइटिंग आप ऐसी लिख देते हैं जो पढ़ने लायक ही नहीं होती। वो आपके हिसाब से तो पढ़ने लायक है, लेकिन इवेल्युएटर का जो होता है वो उसे पढ़ नहीं सकता है। तो वहां भी क्या है, वो आपके मार्क्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। मे बी आपके आंसर काट भी सकता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे मेन चीज क्या है, सबसे पहली बात आपकी हैंडराइटिंग, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो, किसी में भी लिख रहे हो, आपकी जो हैंडराइटिंग है, ठीक है, हस्तलिपि जिसे हम कह रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट, जमा जमा के नहीं लिखना, लेकिन बिल्कुल क्या है पढ़ने लायक होनी चाहिए कि वो इजीली क्या है उसे पढ़ ले, उसे दिक्कत नहीं आए, उसे दिमाग ना लगाना पड़े कि आपने क्या लिखा है आंसर के अंदर। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि आपकी जो हैंडराइटिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जिसको मोस्टली केसेस में क्या है आप इग्नोर करते हैं, क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वो क्या है, वर्ड लिमिट। ठीक है, वो क्या है, वर्ड लिमिट। और आप इसको क्यों इग्नोर करते हैं, हम इसको क्या है आगे वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब एक नया पॉइंट हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि क्या आप इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि आरपीएससी ने कोई भी पैटर्न अपना चेंज नहीं किया है। पहली बात तो क्या कर दें हम, पहली बात ये बता दें कि आरपीएससी जो है उसने अपना कोई पैटर्न वगैरह चेंज नहीं किया है। उसी पैटर्न से आरपीएससी क्या कर रही है, काम कर रही है। पर जो एक्सपर्ट्स सालों से लगे हुए हैं, क्या सालों से लगे हुए हैं, उन्हें लगता है क्योंकि
उनको चेंज करने में जब दिक्कत आती है तो वो ये कहते हैं कि आरपीएससी ने पता नहीं क्या कोई नया ऐसा बहुत बड़ा क्या कर दिया, एक्सेप्शनल केस कर दिया जो एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या है? जो एप्लीकेबल ही नहीं है। देखिए कोई भी क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से आया हुआ, सिलेबस से बाहर उन्होंने कुछ भी आपसे नहीं पूछा है। क्या है? सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा है। जब जो भी चीज आपको दी गई है वो सिलेबस के अंदर से दी गई है, तो जब सिलेबस के अंदर से दी गई है तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आरपीएससी ने कोई बहुत ड्रास्टिकली अपना पैटर्न क्या किया, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स की राय पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अब वर्ड लिमिट को क्यों हम इग्नोर करते हैं? देखिए आरपीएससी ने साफ कह रखा है अगर आप वर्ड लिमिट को से ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है, वर्ड लिमिट को जरूरत से ज्यादा क्रॉस कर दिया तो भी क्या है, आपके मार्क्स कटेंगे। और अगर आपने बहुत ही कम लिखा है तो भी क्या करेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अगर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो दो तरह का नुकसान आपको हो रहा है, दो तरह का। एक तो आपके जो मार्क्स मिलने चाहिए थे वो कट रहे हैं, और दूसरा क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो हो रहा है वो खराब हो रहा है। जो आपका टाइम मैनेजमेंट था वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। कि आपने क्या किया, जितनी जरूरत उस आंसर में नहीं थी टाइम देने की, उससे ज्यादा आपने क्या कर दिया, टाइम दे दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट को भी क्या है, जब भी आप आंसर लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, तो उसमें भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, डालिए कि आप शब्द सीमा के अंदर ही क्या करेंगे, काम करेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। शब्द सीमा थोड़ी बहुत क्या है, लांघी जा सकती है, थोड़ा बहुत क्या है, एक्स्ट्रापोलेट आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 20 वर्ड को क्या है 40 से ऊपर ले जाएं। ठीक है, 15-20 वर्ड में आंसर है तो आप उसको 40 से ऊपर ले जा रहे हैं, तो वहां भी क्या है, आपके मार्क्स कटेंगे। क्या करेंगे, मार्क्स कटेंगे। और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में आगे कि ये आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, व्हाई यू आर इग्नोरिंग दिस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3, वो आपके पास है कि अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच वर्ड। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, और एक इसमें चीज आ जाती है कि यूज ऑफ लेक्सिकन। ठीक है, लेक्सिकन का मतलब होता है कि आपकी जो भाषा है वो उच्च स्तर की है, कि आपके पास क्या शब्द बहुत सारे हैं। ठीक है, आपके पास क्या शब्द बहुत सारे हैं, आप एक शब्द के बदले में कई और शब्द क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अब यहां पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच वर्ड। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये क्या है, दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। क्या है, जो दूसरा पॉइंट आपके पास में होता है उससे कनेक्टेड है, वो ये है कि राइट लाइक एन अवेयर एस्पिरेंट। क्लियर है, राइट लाइक एन अवेयर एस्पिरेंट। ठीक है, राइट लाइक एन अवेयर एस्पिरेंट। अब यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये दोनों को हम क्या है क्लब करके बात करेंगे, एक साथ इकट्ठे दो पॉइंट्स को। यहां पर क्या है, जो आपका एग्जामिनर है, ठीक है, उसे क्या है, आप ये समझिए कि उसे कुछ नहीं आता है। क्लियर है, उसे क्या है, कुछ भी नहीं आता है। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको आपको लेमन समझ के आंसर लिखना भी, एक एक चीज आपको समझानी है। आप एक एक चीज क्या करेंगे, उसे समझाएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल कि ये आंसर, ये मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है, ये मेरा आंसर है, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। तो लेमैन की लैंग्वेज में आपको लिखना है कि भी लेमैन को आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते। क्योंकि यहां पर क्या प्रॉब्लम ये आती है कि आपके क्या है, एक ही पेपर के अंदर क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक ही पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपके पे क्या आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है। फर्स्ट पेपर में आपके पास में क्या आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपके पास क्या आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। और फर्स्ट पेपर में आपके पास और चीजें आ जाती हैं। अब अगर मान लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि पेपर को क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। क्या पेपर में ऐसा नहीं है कि पेपर को 3 पार्ट्स में वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा कि हिस्ट्री का पोर्शन आप हिस्ट्री फैकल्टी को दे रहे हैं, ज्योग्राफी का पोर्शन आप ज्योग्राफी फैकल्टी को दे रहे हैं, सोशियोलॉजी का पोर्शन जो 20 नंबर का है उसको फाड़ के आप सोशियोलॉजी पोर्शन को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, पेपर एक इवैल्यूएटर के पास आपका पूरा जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि
हिस्ट्री वाले को ज्योग्राफी अच्छी तरह से आती हो, क्या हिस्ट्री वाले को क्या ज्योग्राफी अच्छी तरह से आती हो, तो उनको भी क्या है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, मॉडल आंसर्स उनके पास में होते हैं कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन आंसर अगर आपको मिलते हैं तो वहां पर क्या है आपको मार्क्स देने हैं। तो यहां ये जरूरी हो जाता है कि आप लेमैन को अच्छी तरीके से, एग्जामिनर को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समझाएंगे, एक एक चीज बताएंगे कि ये आंसर के अंदर चीजें हैं। और एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट आती है, कोई भी क्या है किसी का एक्रोनिम यानी कोई शॉर्ट टर्म मत लिखिए, क्या है शॉर्ट टर्म मत लिखिए, उसको पूरी तरीके से अच्छी तरह से डिटेल में समझाइए, क्या है डिटेल में बड़ा करके लिखिए, जो भी चीज आपके पास में आ रही है उसको डिटेल में क्या करके बड़ा करके लिखिए कि उसका मतलब ये है, तो ये आपको करना है, क्या ये क्या है आपको करना है। तो ये तो आ गया इंपॉर्टेंट। अब अवेयर एस्पिरेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच वर्ड का मतलब क्या है हम बात कर रहे हैं। यहां हमने बात की थी कि एग्जामिनर को आप लेमैन समझ के क्या करेंगे, काम करेंगे। और यहां पर क्या है कि अवेयर एस्पिरेंट का मतलब क्या है, व्हाट डज अवेयर एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है, जो जागरूक हो। क्या अवेयर का मतलब क्या है, जागरूक, ठीक है, जो जागरूक हो। अब यहां पर जागरूक का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करें, किसी भी, मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है, ठीक है, आपने क्या कर रखा है, एमए क्या कर रखा है, इकोनॉमिक्स कर रखा है, ठीक है, या आपने एमए केमिस्ट्री, मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री कर रखी है, एमएससी फिजिक्स कर रखी है, ठीक है, सॉरी एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी फिजिक्स, या कोई भी क्या आपने पीजी डिग्री किसी में ले रखी है। तो ये वो वहां पर ये डिमांड नहीं है कि आप उसके अंदर क्या करिए, जरूरत से ज्यादा ऐसी चीजें लिख दें जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है, जो क्या है रिक्वायर्ड ही नहीं है, एक्सेस चीजें, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स में हूं तो मैं इन चीजों पे क्या एक्स्ट्रा चीजें लिख देता हूं जो किस लेवल की हैं, आइदर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की या सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेवल की है। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शनल का पेपर आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ऑप्शनल का क्या कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल का पेपर अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो वहां भी आपके मार्क्स क्या हैं, कट जाएंगे, क्या कट जाएंगे, क्योंकि वहां वो जरूरत नहीं है। अवेयर स्टूडेंट का मतलब ये है कि आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या है आपको समझ आना चाहिए, उसमें क्या है कोई टेक्निकलिटी जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपली तरीके से आप अगर चीज को समझाएंगे और करेंगे तो आपको मार्क्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आप क्या है बाकी स्टूडेंट से अलग होकर काम करेंगे, क्या करेंगे, बाकी स्टूडेंट से अलग होकर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा चीज भी आप उसमें मत लिख दीजिए कि आपने कुछ जरूरत से ज्यादा डेटा दे दिए जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, कि आपने इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे डेटा दे दिए जिसकी जरूरत नहीं थी, ज्योग्राफी का कुछ ऐसा डेटा दे दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, आप केमिस्ट्री साइंस से कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्या है, जिसकी क्या है जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो लेंस आपको क्या है, लेंस फॉर्मूला लिखना है मान लीजिए, ठीक है, लेंस फार्मूला आपको लिखना है और लेंस फार्मूला के अंदर आपने क्या दो चार चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी, क्योंकि आप एमएससी फिजिक्स किए हुए हैं, क्या आप एमएससी फिजिक्स किए हुए हैं, आपको लेंस के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, तो आपने वो चीजें लिख दी, तो वो चीजें आपको नहीं लिखनी है। अवेयर रहना है, अवेयर का मतलब एक जनरल वे में क्या है आपको हर चीज आ रही है, क्या हर चीज आपको आ रही है, स्पेसिफिसिटी पे नहीं जाना है जरूरत से ज्यादा, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या होता है सबसे ज्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब मैंने आपको कहा था कि आप वर्ड लिमिट को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, वर्ड लिमिट को आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं और आपकी गलतियां क्यों हो रही हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, दो चीजें आप जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं, रिलाय करते हैं, इन पे क्या है जरूरत से ज्यादा क्या होता है आपका ध्यान रहता है। एक तो होता है पीवाईक्यूज, क्लियर, एक तो है पीवाईक्यूज और एक जो आपको रेडीमेड आंसर मिल रहे हैं ना, ठीक है, आपको जो रेडीमेड आंसर मिल रहे हैं किसके, टेस्ट सीरीज के, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है उसके जो रेडीमेड आंसर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पर क्या है उसके ऊपर अगर आप जरूरत से ज्यादा रिलाय करते हैं और अपना वैल्यू एडिशन उसमें नहीं करते हैं,
तब आपको क्या होती है, दिक्कत आती है। तो दोनों चीजों को क्या है हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये जो पार्ट है आपका, आपकी आंसर राइटिंग के अंदर, अब अगर हम बात करें आंसर राइटिंग में, केवल और केवल 10% हेल्पफुल है, इससे ज्यादा ये हेल्पफुल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अवेयरनेस का मतलब ये है कि जो चीजें करंट में हो रही हैं, ठीक है, जो चीजें करंट में हो रही हैं उनको आपको क्या है ध्यान देना है। ये नहीं कि आप PYQs के पीछे पड़ जाते हैं। हम जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं, आप PYQs, कई कई जगह तो क्या है आप PYQs का कोर्स करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, PYQs का कोर्स करना शुरू कर देते हैं। हम PYQs ही लिखने शुरू कर देते हैं कि PYQs में आंसर कैसे लिखा जाए, ये और कैसे लिखा जाए। तो ये आपको नहीं करना है। PYQs सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक हल्का सा आइडिया है कि क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है, कि अगर क्वेश्चन में से कीवर्ड उठाने होते तब हम क्या करते, दैट्स ऑल। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और हमें उसमें क्या लिखना था, बस। लिखा नहीं है, लिखने का मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना देखेंगे PYQs में, आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, कि वो क्वेश्चन क्या है और किस तरह से वो क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बस दैट्स ऑल। आप उसके पीछे मत भागने लग जाइए। तो मोस्टली केसेस में क्या है, आप PYQs को पढ़ना शुरू कर देते हैं, PYQs के जरूरत से ज्यादा रिलाय करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रिलायंस है PYQs के ऊपर, ये आप कम से कम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रखिए PYQs में कि भी किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई इंट्रिकेट क्वेश्चन है तो उसको किस तरह से पूछा गया था, बस उस तरह से क्या है आपको अपना मटेरियल क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आगे वाले सिनारियो के ध्यान रखते हुए। ठीक है, जो आगे वाला सिनारियो है उसको ध्यान रखते हुए आपको अपना मटेरियल बनाना पड़ेगा। अब यहां मैंने कहा रेडीमेड आंसर, ठीक है, तो मोस्टली केसेस में अगर आप टेस्ट सीरीज देखेंगे और करेंगे, ठीक है, तो मोस्टली केसेस में क्या है, टेस्ट सीरीज के अंदर आप देखेंगे कि जो वर्ड लिमिट होती है वो जरूरत से ज्यादा क्या है एक्सीड की जाती है। जरूरत से ज्यादा क्या किए जाते हैं, उसमें वर्ड्स लिखे जाते हैं। क्या, जरूरत से ज्यादा वर्ड्स लिखे जाते हैं। मान लीजिए 15 to 20 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो डायरेक्ट पॉइंट पूछ रहा है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, तो वहां क्या है आंसर बिल्कुल सही लिखा जाता है। ठीक है, और अगर किसी उसने कोई एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, किसी टर्म का डेफिनेशन पूछ लिया, एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, तो वहां पर क्या है वो जरूरत से ज्यादा लिमिट को क्या कर दिया जाता है, एक्सीड कर दिया जाता है। अब वहां अगर लिमिट एक्सीड की जाएगी तो आप भी क्या करेंगे, उस लिमिट को क्या करेंगे, एक्सीड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सीड करेंगे। तो उस कंडीशन में भी क्या है, आरपीएससी आपके मार्क्स को क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, आरपीएससी आपके मार्क्स को भी क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ड लिमिट आपकी 25 से 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इतना जाएंगे, क्या इतना जाएंगे। अगर हम 50 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 60 अप्रोक्सीमेट आपके वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कई बार क्या है आप इसके अंदर 80 वर्ड तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है, कई बार आपकी वर्ड लिमिट क्या 80 वर्ड हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप करेंगे तो मार्क्स आपके कटने ही कटने हैं। और यहां पर 100 वर्ड्स का जो आंसर है आपका, ठीक है, बेटर रखिए कि इसको 100 से कम रखिए। क्या बेटर है, आप इसको 100 से क्या है कम कर दीजिए, 2-4 वर्ड्स, क्या 2-4 वर्ड्स कम कर दीजिए। और यहां पर क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इससे ऊपर मत जाइए, 115 वर्ड से ऊपर मत जाइए। अगर आप इससे ज्यादा जाएंगे तो वही बात हो जाएगी कि आरपीएससी मार्क्स आपके क्या है काटना शुरू कर देगी, वो निगेटिव मार्क्स आपको क्या करेगी, दे देगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। अब जब आपको इंस्ट्रक्शन रेडीमेड आंसर्स में इतने बड़े बड़े आंसर्स मिलेंगे तो आप खुद भी क्या करेंगे, उतने ही बड़े आंसर्स को क्या है लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपका आंसर इवेल्युएशन। क्लियर, आपका जो आंसर इवेल्युएशन होता है वो सबसे क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आंसर में क्या आती है कि आपका आंसर पहला फर्स्ट प्रॉपरली इवेल्युएट है या नहीं। जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपरली उसे चेक किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो प्रॉपरली चेक करने का मतलब ये होता है कि उसको कई पैरामीटर्स पे क्या किया जाता है,
चेक किया जाता है। तो जब हम आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि किन पैरामीटर्स पे क्या है, किन चीजों पे यानी किन कारकों पे, किन फैक्टर्स पे क्या है एक आंसर को चेक करना चाहिए और उन फैक्टर्स पे वो आंसर चेक किया गया है या नहीं किया गया है। तो पहला पॉइंट आ जाता है प्रॉपरली वो आंसर इवेल्युएटेड है या नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर वो प्रॉपरली इवेल्युएटेड है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि टेस्ट सीरीज में आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होता है। टेस्ट सीरीज में भी सभी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, जो बनाते हैं और जो चेक करते हैं वो भी क्या करते हैं, मेहनत बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन वो कितने लेवल पे मेहनत होती है वो एक इंपॉर्टेंट है, और कितने जो एक्चुअली इवैल्यूएटर है वो मेहनत करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पर पहला कि वो प्रॉपरली इवैल्यूएटेड है या नहीं है, और अगर वो प्रॉपरली इवैल्यूएटेड है तो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल दी गई है या नहीं दी गई। ठीक है, मतलब जो कमियां आपकी हैं आंसर के अंदर, क्या है, आंसर के अंदर जो कमियां हैं वो पूरी तरीके से आपको डिटेल में बताई गई हैं या नहीं बताई गई हैं। क्योंकि इवैल्यूएट करके आपको मार्क्स देना एक अलग चीज है, क्या है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कि आपने इवैल्यूएट कर लिया और आपने मार्क्स दे दिए। मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने इवैल्यूएट करके उसको 5 मार्क्स दे दिए, ठीक है, 5 मार्क्स दे दिए या 4 मार्क्स दे दिए या 3-3.5 मार्क्स दे दिए, ठीक है। पर स्टूडेंट को पता तब चलेगा कि आपने जो मार्क्स काटे हैं, यानी मैक्सिमम, मान लीजिए आरपीएससी का इंस्ट्रक्शन है कि मैक्सिमम आपको 6 से 7 मार्क्स देने हैं, या मैक्सिमम 7 से ज्यादा मार्क्स 10 नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं देने हैं, या आरपीएससी इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये बताना पड़ेगा, मान लीजिए किसी ने आपको 4 मार्क्स दिए, किसी क्वेश्चन में 5 मिले, किसी क्वेश्चन में 3 मिले, ठीक है। तो आपको जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि ये जो मार्क्स जो कटे हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए थे, 6 6.5, पर आपको मिले कितने, 3। तो जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपके 3.5 नंबर क्यों काटे गए, किस लिए काटे गए, इन डिटेल, जब तक आपको डिटेल में ये चीजें नहीं बताई जाएंगी, तब तक आप अपना इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, जब तक वो चीज आपको डिटेल में नहीं बताई जा रही है। क्या डिटेल में जब तक आपको नहीं बताई जाएगी तब तक आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको ये बताया जाएगा कि आपने क्या किया, वर्ड लिमिट एक्स्ट्रा लिखी, ठीक है, आपने क्या कर दिया, वर्ड लिमिट को एक्स्ट्रा कर दिया, इसलिए हमने मार्क्स काट लिए, ठीक है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा था, क्या कर रहा था, क्वेश्चन जो कर रहा था, डिमांड कर रहा था, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसमें एक्स्ट्रा फालतू की चीजें ऐड कर दी, क्या कर दी, एक्स्ट्रा फालतू की चीजें ऐड कर दी, जो कॉन्सेप्ट से तो रेलेवेंट थी लेकिन क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो पार्ट्स में होता है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, 3 4 5 लाइन, कभी 3 लाइन, कभी 4, कभी 5 लाइन में भी क्या आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उन क्वेश्चंस में से क्या है कि कुछ लाइंस ऐसी होती है, क्या होती है, कुछ लाइंस ऐसी होती है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं लिखना होता, ठीक है। जो क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कुछ भी लिखना नहीं होता है, वो सिर्फ क्या है, जो फाइनली जो क्वेश्चन की डिमांड होती है उससे रिलेट करके फिर एक फ्यूचर कंडीशन के बारे में क्या है वो आपको क्लियर करते हैं, क्या करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा यहां हम सिर्फ क्या है, उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। आगे आने वाले जो भी हमारे वीडियोस होंगे आंसर राइटिंग में, हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी लेंगे, जो क्वेश्चन लंबा होगा और आपको ये बताया जाएगा कि ये पार्ट्स, इस क्वेश्चन में इस पार्ट के बारे में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो कई बार क्या है, तो हम उस पार्ट्स के बारे में भी क्या है आंसर में लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, आंसर में लिख देते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारा आंसर क्या है, बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, लेकिन वो आंसर क्या होता है, बिल्कुल ही गलत होता है। और कई बार वो आंसर पूरा का पूरा आपका कट जाता है, ठीक है, कई बार वो आंसर पूरा का पूरा कट जाता है। अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का पूरा आपका आंसर कट गया, क्लियर है, आपने ऐसी चीज लिख दी जिसकी जो आंसर में डिमांड ही नहीं करी गई थी, एक ऐसे पार्ट का आंसर आपने कर दिया जिसके आंसर में डिमांड ही नहीं थी, तो पूरा का पूरा आपके 10 के 10 मार्क्स क्या है, चले गए। यानी 4 तो जाते ही जाते हैं, मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन 6 6.5 की होती है, ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका मार्क्स क्या है, फिनिश हो गया,
क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सारी चीजें क्या हैं, आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। और प्रैक्टिस जब आप रोजाना की प्रैक्टिस, ये नहीं कह रहा, हम ये नहीं कह रहे कि रोज आप क्या करें 60-70 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है? ये नहीं कहा जा रहा कि रोज आप 60-70 क्वेश्चन लिखे। रोजाना का कम से कम 2, 3, 4, 5 जितनी आपकी कैपेसिटी हो, क्या है? जितनी आपकी कैपेसिटी हो। आप नए स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ इतने लिखिए, ठीक है? और वो भी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस लिखिए। क्या करिए, शॉर्ट क्वेश्चंस लिखिए, ठीक है? आप धीरे धीरे ग्रेजुएट हो, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस का नंबर क्या कीजिए, इंक्रीज करते जाइए। और जरूरी ये है कि ये क्या है, रेगुलर इवेल्युएट हो। रेगुलर क्या हो, इसका इवेल्युएशन हो, मूल्यांकन हो, उसी से क्या होगा, आप ये कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? आप अपना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो का मेन एम कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके मार्क्स गिर रहे हैं, और इसको कैसे हम रोक सकते हैं, और मार्क्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो भी हमारा टारगेट था, क्या टारगेट, 300 प्लस कम से कम हमें क्या है, स्कोर करने हैं। आने वाला आरएस मेंस जब भी हो, हमारे मार्क्स क्या हो, 300 प्लस हो। तो ये टारगेट लेकर क्या है, हमें चलना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, इस टारगेट को रोज के रोज दिमाग में नहीं लाना, ठीक है? क्योंकि अगर हम इन चीजों को हैबिट में लाएंगे तो ये अपने आप टारगेट क्या होगा, अचीव हो जाएगा। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ इसका डिस्कशन किया गया था। अगर आपने ये सोच लिया कि ये 300 तो हम लाएंगे, 300 300 300, फिर वो 300 छोड़िए, आपके 200 भी नहीं आएंगे। वो आप इतने टेंस हो जाएंगे कि आपके 200 भी नहीं आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 300 मार्क्स प्लस कैसे लाएं। हमने कुछ, और आज की वीडियो में एक चीज बता दूं, हमने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स को क्या है, डिस्कस किया है कि क्या करके आप इंप्रूवमेंट शुरू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट की जर्नी आपके तब तक चलती रहेगी जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है? आने वाला मेंस का एग्जाम जब भी हो, मोस्ट प्रोबेबली 2026 में आपका मेंस एग्जाम श्योरली होने वाला है, ठीक है? तो जो तब तक हम क्या है, उसको ध्यान में रखें कि भी क्या ऐसा है कि भी हम इंप्रूवमेंट क्या है, करते जाएं। ग्रेजुअली क्या है, रेगुलर बेसिस पे क्या है, चाहे हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भी इंप्रूवमेंट क्या है, हम करते जाएंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो का यही क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था। और आगे वीडियोस में क्या है, हम इसको भी क्या है, करते जाएंगे। और एक चीज आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं कि भी किन चीजों पर आपको क्वेश्चंस चाहिए, इन विच थिंग्स यू वांट क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। तो उसी तरीके से फिर क्या है, क्वेश्चंस को फ्रेम करना शुरू किया जाएगा। क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन फ्रेम करके उसका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या आंसर लिखना चाहिए था, क्या क्वेश्चन की डिमांड थी, और क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। दैट्स ऑल, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।